इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में फ्लाइंग मशीन्स उड़ रही हैं और डॉक्टर्स ने ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करी हैं जो मॉडर्न साइंस ने अभी हाल ही में सीखी हैं। क्या ये किसी हॉलीवुड स्काई-फाई मूवी का प्लॉट लग रहा है? नहीं, ये शायद हमारा एंशिएंट इंडिया हो सकता है। वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट पर आपने बहुत सी थ्योरीज सुनी होंगी, कुछ सच, कुछ प्योरली मिथ्स। आज हम मिथ्स के साइड में रखकर सिर्फ हार्ड फैक्ट्स, एविडेंस और उन इनोवेशंस की बात करेंगे जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देती हैं। और वीडियो के एंड में मैं उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाऊंगा कि अगर हमारे एंसेस्टर्स इतने ही एडवांस थे तो आखिर ये सारी सुपर टेक्नोलॉजी गायब कैसे हो गई। तो बिना स्किप किए बने रहिए, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो आपका हिस्ट्री देखने का नजरिया बदल देगा। तो शुरुआत वहां से करते हैं जहां मॉडर्न साइंस भी बाउ डाउन करती है। मीट सुश्रुत। आज से हजारों साल पहले इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, जो सर्जरी पर दुनिया की सबसे पहली और कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स में से एक है। इन्होंने 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 100 इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया है। कैटरैक्ट सर्जरी, राइनोप्लास्टी यानी नोज रिकंस्ट्रक्शन, ये सब इन्होंने तब कवर किया था जब दुनिया को सर्जरी का एस भी नहीं पता था। और अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो इनके स्टूडेंट्स रियल सर्जरी करने से पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल टिश्यूज पर प्रैक्टिस करते थे। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन था। और अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। जीरो, जिसने पूरी दुनिया का कैलकुलेशन और कंप्यूटर्स का फाउंडेशन रखा, उसे ब्रह्मगुप्त ने फॉर्मलाइज किया था। आज जो डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया यूज करती है वो इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था और अरब स्कॉलर्स के थ्रू यूरोप तक पहुंचा। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्लिप्सिस को एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, वो भी गैलीलियो से सदियों पहले। ये कोई स्पेकुलेशंस नहीं है, ये फाउंडेशंस हैं आज की मॉडर्न साइंस के। अब अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ किताबों में था, तो चलो मैं आपको एक सॉलिड फिजिकल प्रूफ देता हूँ। दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा आयरन पिलर देखो। 4th सेंचुरी कॉमन एरा यानी चंद्रगुप्त II के टाइम का ये पिलर आज भी 1600 साल बाद वही खड़ा है। इसने सदियों के बारिश और धूप झेली है, पर इसमें आज तक सिग्निफिकेंट रस्ट यानी जंग नहीं लगा है। मॉडर्न मेटलर्जिकल स्टडीज ने रिवील किया कि इसमें हाई फॉस्फोरस आयरन यूज हुआ था और एक प्रोटेक्टिव पैसिव फिल्म क्रिएट की गई थी। ये ऐसी मास्टरी है जो इस अजम्पशन को तोड़ देती है कि एंशिएंट सोसाइटीज के पास सोफिस्टिकेटेड टेक नहीं था। और क्या आपने हमारे एंशिएंट टेम्पल्स को ध्यान से देखा है? बृहदेश्वर और खजुराहो टेम्पल्स सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये सेक्रेड जियोमेट्री और अकूस्टिक्स के मार्वल हैं। गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम वो एक एनर्जी कोर की तरह डिजाइन किया जाता था, जिसमें ग्रेनाइट जैसे स्पेसिफिक मटेरियल्स का यूज होता था ताकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस और वेलबींग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ये आर्ट, इंजीनियरिंग और कॉस्मोलॉजी का माइंड ब्लोइंग मिक्स था। अब आते हैं उस सस्पेंस पर जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होता है। क्या एंशिएंट इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी थी? अगस्त्य संहिता नाम के एक टेक्स्ट में क्ले पॉट, कॉपर प्लेट्स और कुछ मटेरियल्स यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेथड लिखा है। ये बिल्कुल इराक में मिली एंशिएंट बगदाद बैटरी जैसा है। मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स में इस सेटअप से सच में एक छोटा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या है? विमान। रामायण और वैमानिक शास्त्र में इन फ्लाइंग मशीन्स का जिक्र है जो आसमान में उड़ सकती थी और प्लैनेट्स के बीच ट्रैवल कर सकती थी। इनके प्रोपल्शन सिस्टम्स और मटेरियल्स का डिटेल इन टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो मॉडर्न साइंस कहती है कि वैमानिक शास्त्र का करंट फॉर्म उतना एंशिएंट नहीं है और इसमें प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की कमी है। स्कॉलर्स मानते हैं कि
ये लिटरल मशीन्स कम और सिंबॉलिक या इमेजिनेटिव ज्यादा थे। पर दोस्तों जरा सोचो, उस दौर में ऐसी इंटरप्लैनेटरी फ्लाइंग मशीन्स इमेजिन करना भी अपने आप में कितना बड़ा एडवांस थॉट प्रोसेस है। तो अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था। अगर हमारे एंसेस्टर्स के पास आयुर्वेदा जैसी होलिस्टिक सिस्टम था जो बीमारी का रूट कॉज चेक करता था, अगर हम इतने ही एडवांस्ड थे तो ये नॉलेज लॉस्ट कैसे हो गई? इसका जवाब है तो ये अचानक नहीं हुआ। हमारी नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा में ओरली पास होती थी, जिसकी वजह से सेंचुरीज के प्रोसेस से ये वल्नरेबल हो गई। फिर इन्वेजन हुए और नालंदा जैसी मैसिव यूनिवर्सिटीज को उनकी हजारों किताबों के साथ जला दिया गया। उसके बाद कॉलोनियल एरा आया जिसने हमारी इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को कंप्लीटली डीवैल्यू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वक्त के साथ लोगों का फोकस इनोवेशन से हटकर सिर्फ रिचुअल्स पर शिफ्ट हो गया था। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि हमें हिस्ट्री को रोमांटिसाइज करके फेक क्लेम्स नहीं करने चाहिए, पर जो जेन्युइन और प्रूवन अचीवमेंट्स हैं उन्हें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। एंशिएंट इंडिया अपने टाइम से आगे इसलिए था क्योंकि उस टाइम के लोग नॉलेज को हॉलिस्टिकली देखते थे। उनके लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं थे बल्कि इंटरकनेक्टेड थे। उन्होंने इतने सालों में ये सीखा कि आउटर प्रोग्रेस तभी सक्सेसफुल है जब इनर अंडरस्टैंडिंग हो। आज जरूरत है इन आइडियाज को वापस लाने की ताकि हम अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को और एक्सपैंड कर सकें। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग खोला हो तो उस लाइक बटन को स्मैश करो। फॉर मोर डीप डाइव्स इनटू आवर हिडन हिस्ट्री आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कौन सी एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगी, आयरन पिलर, विमान या कुछ और। लेट मी नो। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।